हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेंट्रल अकेडमी। तो आज हम देखेंगे सेटर साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि अभी लेटेस्ट एग्जाम हुआ था 2023 में ऑनलाइन वाला। उसका पूरा फुल पेपर है साइंस का। तो पूरे 30 क्वेश्चन है, तो आप लोग भी पूरे 30 क्वेश्चन हल कीजिएगा। और क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। ठीक है, तो आपके सीटेट के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप लोग जितना ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, आई थिंक ऑनलाइन वाले जो 21, 22 और 23 में एग्जाम हुए हैं, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। इससे आपको रियल आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो इससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरा जो भी वीडियो आए आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, तो आई थिंक हम लोग आप लोगों के लिए डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग क्या कहते हैं, सबसे पहले 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ है ऑनलाइन वाला उसका कराएंगे। उसके बाद 21 के 22 के मतलब सारे ऑनलाइन वाले एग्ज़ाम, उसके बाद में ऑफलाइन वाले। ठीक है, तो इसलिए आप लोग चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरा जो भी वीडियो आए आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो आप लोग वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपके सीटेट के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा है, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट और फॉल्स। ऐसे कथनों की पहचान कीजिए जो सही नहीं है। इसमें से कहा है कि जो इसमें से सही नहीं है, तो आई थिंक इसमें फर्स्ट ऑप्शन में है, चार्ज बिकम्स यूज्ड अप एज ए फ्लो थ्रो ए सर्किट। आवेश परिपथ में प्रवाह के साथ व्यय हो जाता है। तो ये बात सही है कि नहीं सही है? आई थिंक इसमें से नेगेटिव वाला ढूंढना है। तो बी नंबर में है, चार्ज फ्लो थ्रू सर्किट्स एट वेरी हाई स्पीड। मतलब जो आवेश होता है वो बहुत अधिक गति के साथ परिपथ में प्रवाहित होता है। और सी में है, ए लाइट बल्ब ट्रांसफर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ मूविंग चार्ज इनटू अदर टर्म्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, और इसमें से जो डी वाला ऑप्शन है उसे देख लेते हैं। तो डी वाले ऑप्शन में कहा है, द चार्ज कैरियर्स इन wires are simply the electrons passed by the atoms that make up the wires। तारों में आवेश वाहक साधारणतया तारों के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आई थिंक नेगेटिव है? जो नेगेटिव है इसमें से वही सही है, क्योंकि इसमें से नेगेटिव पूछा है। तो इसमें से कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा? तो आई थिंक आप लोग हल कीजिएगा खुद से भी, उसके बाद जो सही आंसर है उसे देखिएगा, अपने आप से पहले हल कीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो इसमें से जो फर्स्ट ऑप्शन है ये वाला इसमें सही हो जाता है, ये वाला, क्योंकि इसमें नेगेटिव पूछा है। तो इसमें से ए बी ये दोनों ऑप्शन जो है ये नेगेटिव है। यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, आवेश परिपथ में प्रवाह के साथ व्यय हो जाता है, तो ये बात तो नेगेटिव है। ठीक है, तो और अगला है यहाँ पे, आवेश अत्यधिक गति के साथ प्रवाहित आई थिंक परिपथ में प्रवाहित होता है, तो ये भी बात यहाँ पे गलत है। तो जो गलत है वही यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि गलत पूछा है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें से अगला क्वेश्चन है, हुज मटेरियल वुड यू चूज टू रैप, आई थिंक पेन ले ले, रैप इन वॉक्स आइसक्रीम टू प्रिवेंट इफ फॉर्म मेल्टिंग समर एट 30 डिग्री सेल्सियस एंड इन विंटर एट 3 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे देख लीजिए, ऑप्शन देख लीजिए आप लोग यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑप्शन में है यहाँ पे, एल्यूमिनियम फॉयल इन विंटर एंड प्लास्टिक इन समर। मतलब सर्दियों में जो एल्यूमिनियम पर्ण होता है, फॉयल और प्लास्टिक गर्मियों में। मतलब यहाँ पे जो कहा है, आप लोग एक बार हिंदी वाला भी क्वेश्चन देख लीजिएगा। गर्मियों में 30 डिग्री सेल्सियस और सर्दियों में 3 डिग्री सेल्सियस पर आइसक्रीम को पिघलने से बचाने के लिए आप किस सामग्री का चयन करेंगे? तो कौन सी सामग्री का आप लोग चयन करेंगे? तो इसमें से बी ऑप्शन में है, दोनों मामलों में कंबल, और सी ऑप्शन में है, एल्यूमिनियम दोनों मामलों में, और डी नंबर में है, यहाँ पे डी नंबर में है, प्लास्टिक पर सर्दियों में और गर्मियों में कंबल। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? आई थिंक यहाँ पे मैं आप लोगों को 62 नंबर क्वेश्चन नहीं कराई, तो अभी देख लेते हैं 62 नंबर वाला क्वेश्चन भी। इससे पहले 61 नंबर क्वेश्चन के पहले आपका मैथ का पेपर रहता है। मैं आप लोगों के लिए केवल वही साइंस का लेकर आई हूँ क्वेश्चन। ठीक है, इससे पहले आपका मैथ का था, इसलिए यहाँ पे 61 नंबर से है। ठीक है ना, तो इसमें से जो है बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, दोनों मामलों में कंबल। ठीक है, दोनों मामलों में कंबल, तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो हम अगला देख लेते हैं। यहाँ पे 62 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे नहीं हुआ, तो यहाँ पे आपका 62 नंबर क्वेश्चन है,
दो दर्पण ए और बी एक दूसरे के समकोण पर स्थित हैं। अगर प्रकाश की एक किरण दर्पण ए को सामान्य से 30 डिग्री पर टकराती है और फिर दर्पण बी से टकराती है तो दोनों दर्पणों ए और बी से परिवर्तित किरण के परिवर्तन के कोण का पता कीजिए। तो इसमें से हम ऑप्शन देख लेते हैं। इसके बाद तो यहाँ पे ऑप्शन में है 30 डिग्री, 60 डिग्री और क्या कहते हैं, और यहाँ पे बी ऑप्शन में है 60 डिग्री और 30 डिग्री क्रम आई थिंक क्रमशः, और सी नंबर में है दोनों 30 डिग्री और डी नंबर में है दोनों 60 डिग्री। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो यहाँ पे जो है फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है ना, 30 डिग्री और 60 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे आप लोग एक बार फिगर बना लीजिए, दिखा देते हैं हम आपको। जैसे कि यहाँ पे कहा है दो दर्पण ए और बी एक दूसरे के समकोण पर स्थित हैं। आई थिंक यहाँ पे ए और बी एक दूसरे के समकोण पर स्थित हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे दो दर्पण है, यहाँ पे एक दर्पण इधर हो गया, एक दर्पण इधर हो गया, ये बी हो गया और ये ए हो गया, ए दर्पण हो गया, ठीक है, और ये मतलब कि समकोण पर स्थित है। तो यहाँ पे जो है कहा है अगर प्रकाश की एक किरण दर्पण ए को सामान्य से 30 डिग्री पर टकराती है, यहाँ पे ये ए दर्पण है तो यहाँ पे एक क्या कहते हैं 30 डिग्री पर एक किरण आकर टकराती है। यहाँ पे थोड़ा सा ये रहा बी आपका, ये रहा बी, यहाँ पे ए हो गया और यहाँ पे दर्पण क्या कहते हैं ए पर 30 डिग्री पर एक प्रकाश की किरण टकराती है यहाँ पे, मतलब कि ठीक है ना। और क्या कहते हैं, और अगला है यहाँ पे कहा है और फिर दर्पण बी से टकराती है, यहाँ पे ए पे टकराएगी उसके बाद तुरंत यहाँ पे बी पे टकराएगी। आई थिंक यहाँ पे ऐसे आ जाएगी, ये फिगर थोड़ा सा सही नहीं बना है, तो यहाँ पे आ जाएगी। तो फिर यहाँ से अब क्या कहा है, दोनों दर्पणों ए और बी से परिवर्तित किरण के परिवर्तन पर आई थिंक परावर्तन कोण का पता लगा मतलब कीजिए, यहाँ पे कहा ये पता लगाइए, ठीक है ना। तो इसमें से क्या क्या ऑप्शन सही होगा, जब यहाँ पे दर्पण बी पे टकराएगी तो यहाँ पे टकरा करके पुनः ऐसे वापस चली जाएगी किरण, ठीक है। तो इसको हम एफ मान लेते हैं, ई मान लेते हैं, कुछ भी मान लीजिए आप लोग। तो यहाँ पे भी 30 डिग्री का कोण बनेगा और यहाँ पे तो बन ही रहा है 30 डिग्री का कोण, और दोनों को आप लोग आई थिंक मिला देंगे तो यहाँ पे 60 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो ऑप्शन देख लीजिए, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन इस कारण यहाँ पे सही है, ठीक है। यहाँ पे पहला ऑप्शन सही है, 30 डिग्री हो जाएगा और यहाँ पे 60 डिग्री हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे प्रकाश की किरण आ रही है, उसके बाद यहाँ पे बी पे टकराएगी, बी से टकराकर पुनः वापस चली जाएगा, तो यहाँ पे 30-30 मिल करके यहाँ पे 60 डिग्री बना लेगी, ठीक है। तो यहाँ पे 30 डिग्री हो जाएगा और 60 डिग्री हो जाएगा। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, फिगर सही नहीं बना है, फिर भी आपको समझ में जरूर आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, एक दूरी समय आलेख में दो कारों ए और बी के गति एक सीधी रेखा के रूप में आलेखित की गई है और यदि आलेख पर बी की तुलना में ए की रेखा अधिक ऊंची है तब आलेख से क्या निष्कर्ष निकालेंगे आप। तो यहाँ पे ए में है बी की गति से ए की गति अधिक होगी, और अगला ऑप्शन है यहाँ पे बी द्वारा तय की गई दूरी से ए द्वारा तय की गई दूरी से अधिक होगा, और अगला ऑप्शन है यहाँ पे ए की जो गति है वो बी की गति से अधिक होगी, और डी है ए द्वारा तय की गई दूरी क्या कहते हैं दूरी से बी द्वारा तय की गई दूरी से अधिक होगी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे जो है आप लोग अगर देख लीजिए, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में जो दिया गया है बी का गति से ए की गति अधिक होगी, ठीक है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कहा यदि आलेख पर बी की तुलना में ए की रेखा अधिक ऊंची है, यहाँ पे ए की रेखा जो है वो अधिक ऊंची है, तो इस कारण यहाँ पे यही निष्कर्ष निकलता है कि जो बी की गति है वो ए की गति से अधिक होगी, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर। तो यहाँ पे निम्न सारणी में पदार्थों और उनसे संबंधित घनत्वों की सूची दी गई है, इधर पदार्थ है और इधर घनत्व है। तो यहाँ पे पारा का 13 550 है और 900 है, और इसका मक्के का तेल का और कॉपर का जो है 89 60 है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप लोग घनत्व निकालेंगे, डेंसिटी। तो यहाँ पे दिया हुआ है क्या होगा अगर पारे और मक्के के तेल से भरे एक
ग्लास में एक तांबे के सिक्के को डाल दिया जाए। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में है ग्लास के तल पर बैठ जाएगा, और बी में है मक्के के तेल पर तैरेगा, और सी है पारे पर तैरेगा परंतु मक्के के तेल में डूब जाएगा, और डी है ग्लास के ऊपर तैरेगा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो इसमें से जो है यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पारे पर तैरेगा परंतु मक्के के तेल में जो है डूब जाएगा। क्यों डूब जाएगा? क्योंकि यहाँ पे जिसका घनत्व ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे जो तांबा है यहाँ पे 8960 है, और आयरन मक्के का तेल जो है 900 है। ठीक है, तो पारे पर तैरेगा, हल्का रहेगा, और जो परंतु मक्के के तेल में जो है वो डूब जाएगा। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अगला देखते हैं। तो यहाँ पे 66 नंबर क्वेश्चन में है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पे एसर्शंस और रीजन वाला क्वेश्चन है। लार्जर द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेरिएशंस लाउडर इन द साउंड, और रीजन में है हायर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन हायर इन द पिच। ठीक है, तो यहाँ पे हिंदी वाला भी आप लोग देख लीजिए। तो यहाँ पे अभिकथन में है कंपन का आयाम जितना अधिक होगा उतनी ही ध्वनि उच्च होगी। कारण है कंपन की आवृत्ति जितनी ऊंची होगी तारुत भी उतना ऊंचा होगा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप लोग बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आई थिंक इसमें से जो ऑप्शन होगा यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे दोनों बातें सही हैं, कथन और कारण दोनों यहाँ पे सही है। अगर कंपन का आयाम जितना अधिक होगा ध्वनि उतनी ज़्यादा होगी, उच्च होगी। ठीक है, और कंपन की आवृत्ति जितनी ऊंची होगी तारत भी उतना ऊंचा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों बातें यहाँ पे कभी कथन और कारण दोनों सही है। ठीक है, सॉरी, कारण कथन और कारण तो दोनों सही है, लेकिन यहाँ पे इसकी व्याख्या सही नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे कंपन का आयाम की बात कर रहा है और यहाँ पे आवृत्ति की बात हो रही है, आवृत्ति और तारत्व की बात हो रही है, और यहाँ पे अलग चीज मतलब आयाम और ध्वनि की बात हो रही है। ठीक है ना, तो यहाँ पे कथन और कारण दोनों तो सही है लेकिन व्याख्या सही नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इस कारण यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अभिकथन और कारण दोनों सही है परंतु जो कारण है अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता है। बातें तो उसकी दोनों सही हैं लेकिन जो व्याख्या है उसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो इस कारण यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो अगला देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है मिली एक पिचके हुए गुब्बारे को लेती है तथा उसे कांच की बोतल के सिरे पर लगा देती है। वह उस कांच की बोतल को खौलते उबलते पानी के पात्र में रख देती है। गुब्बारे की आवृत्ति में परिवर्तन होता है। यह गतिविधि क्या प्रदर्शित करती है? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? गर्म होने पर, यहाँ पे क्वेश्चन वो ऑप्शन में है गर्म होने पर बोतल के अंदर की हवा वायु घटती है। गर्मी गुब्बारे के अंदर उच्च दबाव उत्पन्न करती है। और अगला ऑप्शन है यहाँ पे गर्म होने पर बोतल के अंदर की हवा वायु बढ़ती है। और डी ऑप्शन में है गर्मी बोतल के अंदर की हवा वायु को प्रसारित करती है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें से जो है यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बोतल के अंदर की हवा वायु को प्रसारित करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसमें एक प्रयोग में दो रंग विहीन घोलों यम और यन के नमूने लिए। हल्दी मिलाने पर घोल यम पीला हो जाता है तथा यन ईंट लाल रंग का हो जाता है। यम को यन में डालने पर लाल रंग क्रमशः धीरे धीरे क्षीण हो जाता है। आप यम और यन की प्रकृति के संबंध में क्या निष्कर्ष निकालेंगे? ए ऑप्शन है यम यन और बोथ साल्ट। आई थिंक यम और यन दोनों लवण है। यम अम्ल है और यन जो है वो क्षार है। यम क्षार है और यन अम्ल है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो इसमें से जो है यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो यम है वो अम्ल है और जो यन है वो क्षार है। तो इसका यहाँ पे समुच्चय की पहचान कीजिए जो कि एक खाद्य संरक्षक परिरक्षी नहीं है। तो इसका यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, आयरन ऑक्साइड व पोटेशियम पर मैग्नेट हो जाएगा। इसका पहला ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय केवल रासायनिक परिवर्तनों से समाविष्ट है? तो पहला है तेल का उबलना, मग का टूटना, कांच का जलना, और बी है पानी जल में कॉपर सल्फेट घोलना, भोजन पचाना, कागज को काटना। तो अगला देखते हैं। तो यहाँ पे 70 नंबर ऑप्शन का जो है इसमें से समुच्चय केवल रासायनिक परिवर्तनों को यहाँ पे पूछा है। तो यहाँ पे जो है ये तो क्या कहते हैं कॉपर सल्फेट का घोलना, कागज करना, ये तो फिजिकल है। यहाँ पे भी कागज का मग का टूटना ये भी फिजिकल हो जाएगा। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, लोहे को जंग लगना और कागज का जलना। ठीक है, लोहे को जंग लगना हो जाएगा, कागज का जलना सी ऑप्शन यहाँ पे रहेगा। अगला
जो कि यहाँ पे है नहीं, तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन हो जाएगा सही। ठीक है, 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन में कहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, और अभिकथन, अगर एक लोहे के ब्लेड को नीले कॉपर सल्फेट में घोल में डाला जाए तो तांबे लोहे के ब्लेड पर जमा हो जाएगा। और कारण में है तांबे की तुलना में लोहे की अभिक्रियाशीलता जो है वो अधिक होती है, तभी कॉपर सल्फेट घोल से तांबा विस्थापित हो गया। तो यहाँ पे अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है, तो इसमें से ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन में है अभिकथन और कारण दोनों सही है, और कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है, और अगले में है परंतु जो है व्याख्या सही नहीं करता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे बात जो है अभिकथन और कारण दोनों सही है और उसकी सही व्याख्या भी कर रहा है अभिकथन की। ठीक है, तो इस कारण यहाँ पे पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 72 नंबर, जिंक जस्ता पाउडर को परख नली में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला गया, क्या होना अपेक्षित है? तो ए में है हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होगी, बी में है कोई अभिक्रिया नहीं होगी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे। तो इसमें से जो है यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, इसमें से पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होगी। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पाचन के संदर्भ में निम्नलिखित को पहचानिए। पहला है सरल शर्करा में विघटित होता है, बी है ग्लिसरॉल में विघटित होता है, और सी में है सरल एमिनो अम्ल में विघटित होता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे और ऑप्शन में दिया हुआ है ए बी सी रिस्पेक्टिवली, आर ए बी और सी है, और ए में है वसा यूरिया प्रोटीन, ए जो है वो वसा है, बी जो है यूरिया है, सी जो है वो प्रोटीन है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आई थिंक आप लोग देख लिए होंगे। ठीक है, तो इसका यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे पेट्रोल डीजल की बचत के लिए निम्नलिखित कुछ सुझाव हैं जो सही नहीं है, उसको ही पहचान कीजिए। यहाँ पे जो सही नहीं है यहाँ पे उसे पहचान करने के लिए कहा है। तो पहला ऑप्शन है जितनी दूर तक संभव हो मध्यम गति से गाड़ी चलाएं, और भी है यह सुनिश्चित करें कि पहिए में दाब मध्यम रूप कम हो। ठीक है, और यहाँ पे नेक्स्ट है क्या कहते हैं, सी ऑप्शन में वाहन का नियमित रख रखाव सुनिश्चित करें, और डी में है लाल बत्ती पर इंजन बंद कर दें। तो इसमें से कौन सा सुझाव सही नहीं है? नेगेटिव पूछा है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह सुनिश्चित करें कि पहिए में दाब मध्यम रूप से कम हो, तो ये बात गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे यही वाला सही हो जाएगा। तो अगला देखते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा मूसला जड़ का उदाहरण है? तो यहाँ पे ए ऑप्शन में है मक्का प्याज, बी ऑप्शन में है गाजर आलू, सी में है शलजम टैपियोका, डी में है आलू अदरक। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, टर्निप टैपियोका हो जाएगा, शलजम और टैपियोका। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे अगले क्वेश्चन में असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कहा है प्रेजेंस ऑफ स्टार्स इन लीव्स इंडिकेट्स इन द occurrence ऑफ द फोटोसिंथेसिस। रीजन में है ऑक्सीजन फॉर्म्ड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस अल्टीमेटली गेट्स द कन्वर्टेड टू स्टार्च। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? आई थिंक अभिकथन और कारण दोनों सही है, कि इसमें से सही व्याख्या नहीं करता है। इसमें से कौन सी बात यहाँ पे सही होगी? तो यहाँ पे जो होगा सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। जो यहाँ पे ए ऑप्शन है वो तो सही है, लेकिन जो आर ऑप्शन में कहा है ये बात यहाँ पे गलत कही है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए सही है, लेकिन जो आर है वो गलत है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन में देख लीजिए, जिससे कि पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण की घटना को दर्शाती है। तो यहाँ पे ये बात तो सही है। ठीक है, अभिकथन और यहाँ पे जो कारण में है प्रकाश संश्लेषण के समय बनी ऑक्सीजन अंततः स्टार्च मंड में परिवर्तित हो जाती है। नहीं, ये बात तो नहीं होती है कि तुरंत स्टार्च मंड में परिवर्तित हो जाती है। आई थिंक ऑक्सीजन जो होती है स्टार्च मंड में परिवर्तित हो जाती है, बात गलत है यहाँ पे। ठीक है, तो इस कारण यहाँ पे ए ऑप्शन सही है, लेकिन जो आर है वो गलत है। अगला है यहाँ पे 77 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो इसमें से कहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे ए ऑप्शन में है सरसों गुलाब और पेटूनिया के एक फूल एक लिंगी होते हैं। तो आई थिंक यहाँ पे जो इस बार ऑफलाइन वाला एग्जाम हुआ था 2023 में, ऑफलाइन वाला एग्जाम, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है,
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बी ऑप्शन में है मक्का, पपीते और खीरे के फूल उभयलिंगी द्विलिंगी होते हैं। ये क्वेश्चन आपके ऑफलाइन वाले पेपर में आया हुआ था इस बार में, जो 2023 में ऑफलाइन वाला हुआ था पेपर, ठीक है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? अगला ऑप्शन देखते हैं, इसमें से तो दोनों भी नहीं, दोनों सही नहीं है। तो यहाँ पे अगला ऑप्शन है युग्मक का सृजन बीजांड में होता है। और डी ऑप्शन में है निषेचन के पश्चात अंडाणु डिंब ग्रंथि पौधे के बीज के रूप में बढ़ता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? यहाँ पे जो है केवल यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। इसमें से तीनों ऑप्शन और बाकी सही नहीं है। मादा युग्मक का सृजन बीजांड में होता है, ये बात यहाँ पे सही है, ठीक है। तो इस कारण यहाँ पे जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे निम्नलिखित का सम्मेलन कीजिए। तो यहाँ पे मानव और पौधे की बीमारी है और एक तरफ है यहाँ पे रोग कारक सूक्ष्म जीव है। यहाँ पे ए ऑप्शन में है सिट्रस विकार, और यहाँ पे अगला है विषाणु, और बी है पोलियो, और दूसरा नंबर यहाँ पे जीवाणु है, मलेरिया है और कवक है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे आप लोग जोड़ा मिलान कीजिए, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें से आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है ये यहाँ पे राइट हो जाएगा, पहला ऑप्शन। ए यहाँ का दूसरे से हो जाएगा, बी का यहाँ पे पहले से हो जाएगा, सी का चौथे से, डी का तीसरे से मिलान हो जाएगा, ठीक है। इसका यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन में कहा है दी गई सूचना के आधार पर निम्नलिखित की पहचान कीजिए। पहला है यहाँ पे पौधों में जल एवं पोषकों के परिवहन के लिए संवहन ऊतक है। बी में है ऐसे संवहन ऊतक होते हैं जो कि पौधों में भोजन पहुंचाते हैं, ठीक है। और अगला है यहाँ पे पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म छिद्र होते हैं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो अगला यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से ऑप्शन दिया हुआ है ए बी सी रिस्पेक्टिवली आर, ए बी सी क्रमशः है आई थिंक। तो यहाँ पे ए ऑप्शन में है ए जो है पोषवाह फ्लोएम है, बी जो है दारू जाइलम रंध्र है। यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, पहले क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पे जो जो कहा है जल में पौधों में जल एवं पोषकों के परिवहन के लिए संवहन ऊतक है, तो इसमें से जो है जाइलम होता है, ठीक है। और जो यहाँ पे बी ऑप्शन में कहा है ऐसे संवहन ऊतक होते हैं जो कि पौधों में भोजन पहुँचाते हैं, तो यहाँ पे बी का जो होगा फ्लोएम हो जाएगा। और जो सी में है पत्तों की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म छिद्र होते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्टोमोटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्टोमेटा हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। पहला यहाँ पे जाइलम हो जाएगा, दूसरे का फ्लोएम हो जाएगा, सी का स्टोमेटा हो जाएगा। पहले का जाइलम, फ्लोएम और स्टोमेटा, तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है लिखित कथनों में से पौधों एवं पशुओं की कोशिकाओं के संबंध में सही नहीं है। पहला है कोशिका झिल्ली पशुओं और पौधों दोनों में उपस्थित होती है, और बी ऑप्शन में है कोशिका भित्ति पौधे की कोशिका में उपस्थित होती है, ठीक है। और जबकि जो पशु कोशिका में कोशिका में उपस्थित होती है। और अगला ऑप्शन है यहाँ पे सी ऑप्शन लवक केवल पौधों की कोशिकाओं में उपस्थित होती है, और डी है कोशिका द्रव्य पशु एवं पौधों दोनों की कोशिकाओं में उपस्थित होती हैं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कोशिका भित्ति पौधों की कोशिका में अनुपस्थित होती है, लेकिन जो पशु कोशिका होती है उसमें उपस्थित होती है, ठीक है। इस कारण यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे आगे। यहाँ पे क्वेश्चन में कहा है आई थिंक इधर से थोड़ा सा मिस हो गया है आपका 81 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। तो यहाँ 82 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो इसमें क्वेश्चन में कहा है निम्नलिखित में से क्या 7वीं श्रेणी में फूलों का बेसिक अवलोकन करने के उद्देश्य हो सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है फूलों के भागों की पहचान करना, और बी में है पौधों के लिए समानुभूति की भावना को मन में बैठाने में सहायता करना, सी है परागण की समझ के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, और अगला है यहाँ पे आसपास के फूलों की विविधता की सराहना करना, और ई नंबर में है जालम और पोस्पा आई थिंक फ्लोएम का निकटता से अवलोकन करना। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो यहाँ पे हम अगला देखते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं।
तो यहाँ पे ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, ए सी एंड डी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए सी डी ऑप्शन राइट है, इस कारण यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पेडागोजी का क्वेश्चन है, तो पूरे 10 क्वेश्चन आपके पेडागोजी से पूछा जाता है। 20 क्वेश्चन जो होंगे साइंस में आपके कंटेंट के रहते हैं, और 10 क्वेश्चन आपके क्या कहते हैं, पेडागोजी के क्वेश्चन रहेंगे। तो ये पेडागोजी का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, विज्ञान पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम में नीतिपरक वैधता का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पे पहला है, कैसे विज्ञान की संकल्पनाएं समय के साथ विकसित होती हैं, इसका समावेश। अगला ऑप्शन देखते हैं। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, रौनक को एक कार्य दिया गया कि वह 15 दिन तक अपनी छत से चांद को उगते हुए देखा। रौनक बनाए गए सही निष्कर्षों को उसके अवलोकनों के आधार पर पता कीजिए। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है, सूर्यास्त के पश्चात चांद हमेशा पूर्व से निकलता है। और बी है, चांद निकलने का समय दिन बदलता रहता है। और सी है यहाँ पे, अमावस के पश्चात पृथ्वी दिखाई पड़ने वाले चांद के प्रदीप्त भाग का आकार बढ़ता रहता है। ठीक है, तो अगला है यहाँ पे, पृथ्वी सूर्य के प्रकाश को बाधित करती है, जिसका परिणाम चांद की विभिन्न कलाएं हैं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी एंड सी हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो अगला क्वेश्चन है, तहरीम कक्षा 7 के अपने विद्यार्थियों शिक्षार्थियों में एक विषय की शिक्षा समझ की संप्रत्यय रिक्तियों की पहचान करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी योजना इसके लिए सर्वथा उपयुक्त है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा, संकल्पना मानचित्रों का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही। तो इसका यहाँ पे जो है आकलन के लिए खुली पुस्तक प्रश्नों पर निम्नलिखित मत है। तो क्या मत है यहाँ पे। पहला ऑप्शन है यहाँ पे, विद्यार्थियों की पुस्तकों को पूर्णतः पढ़ने एवं कंठस्थ करने के लिए प्रेरित करना। बी है, या विद्यार्थियों में आकलन के भय को कम कर देता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान के अध्यापन अधिगम के कौन से उद्देश्य जिनकी पूर्ति उपरोक्त पाठ्यपुस्तक में समावेश के साथ होती है। तो ए ऑप्शन में ऐतिहासिक परिदृश्य को विकसित करने के लिए। बी है, यह समझ विकसित करने के लिए कि कैसे घटनाओं विचारों ने नई वस्तुओं की खोज को जन्म दिया है। तो अगला है यहाँ पे ऑप्शन सी में है, विज्ञान की संकल्यवादी समग्र समझ को विकसित करने के लिए, विज्ञान में आनंददायक तत्वों को सम्मिलित करने के लिए। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो अगला ऑप्शन यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए बी सी हो जाएगा। यहाँ पे डी ऑप्शन सही नहीं है, बाकी यहाँ पे तीनों ऑप्शन सही है, तो इस कारण यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे एक 7वीं श्रेणी की शिक्षिका अतिक्रमण के कारण वन्य जीवों के प्राकृतिक वास निवास स्थान एवं विध्वंस के विषय पर वाद विवाद का अपनी कक्षा में आयोजन करती है। कौन सा इस प्रकार की गतिविधियों को कराने का उद्देश्य नहीं है। इसमें से नेगेटिव देखना है। पहला है, अतिक्रमण की समस्या के संबंध में एक सही मत पर पहुंचना में सहायता करना। बी है, बिना आलोचना के भय के बच्चों को अपने विचारों को आगे रखने के लिए प्रोत्साहित करना, यहाँ पे प्रोत्साहित करना। और अगला है, अतिक्रमण पर बच्चों में बहुत से परिदृश्यों को विकसित करने में सहायता करता है, बच्चों में आकलन में प्रयोग किए जा सकते हैं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। इसका जो है यहाँ पे पहला ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे सबसे ज़्यादा सही ऑप्शन यहाँ पे पहला ऑप्शन है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो अगला देखते हैं। अगला है, कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर के विज्ञान पाठ्यक्रम के प्रस्तावनाएं हैं। तो पहला है वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ विज्ञान संकल्पनाओं को संबद्ध करना और प्रत्यक्ष सूचना परिभाषा एवं वर्णन देना। और सी है, विद्यार्थियों के लिए ऐसी परिस्थितियों का सृजन करना जिससे वे अपना ज्ञान स्वयं बनाएं। और अगला है, केवल विस्तारित अधिगम करना तथा जितना संभव हो पाठ्यपुस्तकों से बचना। तो ये तो बात गलत है कि पाठ्यपुस्तकों से बचा जाए। तो इसका जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा सही आंसर इसमें कौन सा होगा। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन राइट हो जाएगा।
इसका बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अगला देखते हैं क्वेश्चन। 90 नंबर क्वेश्चन, आई थिंक ये 30वां नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन में, अभिकथन और कारण का क्वेश्चन है। विज्ञान शिक्षा में समता का अर्थ होता है कि सभी विद्यार्थियों के पास उनकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, नवजीयता, लिंग अथवा विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखे बिना उत्कर्ष विज्ञान सीखने के समान अवसर हों। और कारण में है, विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य है कि सभी विद्यार्थियों को आधुनिक समयपूर्ण समाज के लिए तैयार करना। तो हमें तैयार नहीं करना है किसी को। तो यहाँ पे जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका सही है। दोनों सही है बात, लेकिन उसकी सही व्याख्या किसकी, अभिकथन की व्याख्या सही नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इस कारण यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। साइंस का पूरा टू डेट का पूरा पेपर था साइंस का। पूरे 30 क्वेश्चन थे। आप लोग भी पूरे 30 क्वेश्चन हल कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको सबसे पहले कौन से ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने हैं और किस सब्जेक्ट के। ठीक है, तो आप लोगों के लिए अब ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और डेली मैं आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आ रही हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं। ठीक है, आपके सीटेट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने इंपॉर्टेंट है, जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट है ऑनलाइन वाला, मैं सबसे पहले उसी को लेकर आ रही हूँ इसीलिए। ठीक है, तो आप लोग इसलिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरा जो भी वीडियो आए आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।